नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। देवभूमि समाचार की करते हैं शुरुआत। सीएम धामी ने विजय दिवस की शुभकामनाएं दी है। सीएम ने दिवस श्रद्धांजलि समारोह में हिस्सा लिया। सीएम धामी ने सैनिकों की वीरता और पराक्रम को नमन किया। आपको बता दें कि 16 दिसंबर का दिन विजय दिवस के रूप में देश भर में मनाया जाता है। सीएम ने इसकी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि विजय दिवस 16 दिसंबर 1971 के भारत पाक युद्ध में भारत की ऐतिहासिक जीत का प्रतीक है। तो विजय दिवस समारोह में सीएम धामी ने शिरकत की और शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए। तो सैनिकों की वीरता और पराक्रम की तारीफ करते हुए सीएम धामी नजर आए हैं। सीएम धामी ने विजय दिवस की शुभकामनाएं प्रदेशवासियों को दी है। सीएम ने विजय दिवस श्रद्धांजलि समारोह में हिस्सा लिया। जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए, शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए वो नजर आए। सीएम धामी ने सैनिकों की वीरता पराक्रम को भी नमन किया है। आपको बता दें कि 16 दिसंबर का दिन विजय दिवस के रूप में देश भर में मनाया जाता है। सीएम धामी ने इसकी शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि विजय दिवस 16 दिसंबर 1971 के भारत पाक युद्ध में भारत की ऐतिहासिक जीत का प्रतीक है। तो विजय दिवस समारोह का आयोजन हुआ जिसमें सीएम धामी शामिल होने पहुंचे और वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा देहरादून से जुड़ चुके हैं। अभय, विजय दिवस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, क्या कुछ इसमें खास? सीएम धामी ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि आज का दिन वीर जवानों की उस शौर्य गाथा को बताने वाला है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की सेना को हराने का काम किया था। पाकिस्तान के हजारों सिपाहियों को घुटों पर लाने का काम उनकी तरफ से यहाँ पर किया गया था और जो कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई थी देश पर हमले की, उसको नाकाम करने का काम उनकी तरफ से किया गया था। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो राजधानी देहरादून का गांधी पार्क है वहां पर जो विजय स्तंभ है उस पर पुष्प अर्पित करने का काम यहां पर किया। जवानों की उस वीरता को याद करने का काम उनकी तरफ से किया गया। राज्यवासियों को बधाई दी गई क्योंकि उत्तराखंड राज्य वीर भूमि कहा जाता है। यहाँ से हर घर से कोई ना कोई देश की सेवा में लगा हुआ है या देश सेवा के लिए यहाँ पर आ चुका है। तो उन सभी लोगों को याद करने का समय यहाँ पर है। उनकी जो वीरता है और उनका जो कार्य है उससे प्रेरणा लेने का काम इस समय सभी लोगों को करना चाहिए। इस दौरान ये कह सकते हैं कि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी मौजूद रहे। जो पूर्व सैनिक यहाँ पर रहे, चाहे सैन्य अधिकारी के रूप में जिन्होंने अपनी सेवाएं दी है या जवान के रूप में जिन्होंने अपनी सेवाएं दी है, वो यहाँ पर मौजूद रहे। साथ में वो वीर नारियां भी यहाँ पर मौजूद है जिन्होंने जिनके पतियों ने इस देश के लिए अपना सर्वस्व लुटाने का काम यहाँ पर किया, अपने प्राणों की आहुति दी, अपने प्राणों की आहुति देने का काम उनकी तरफ से किया गया। उन सभी वीर नारियों को सम्मानित करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है और ये कहा जा सकता है कि उत्तराखंड राज्य में जो युवा पीढ़ी इस समय है उस युवा पीढ़ी को उन सभी वीर सपूतों से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है ताकि वो भी देश के लिए कुछ कर सके, देश के प्रगति में अपना सहयोग दे सके और देश की रक्षा के लिए अपने कामों, अपने प्राणों को निछावर करने का काम यहाँ पर कर सकें। तो ये कहा जा सकता है कि आज का दिन बड़ा गौरवान्वितपूर्ण दिन है और आज के दिन से ही सभी युवाओं को प्रेरणा लेने का काम करना चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने संदेश में यही सब चीजें करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही ये कह सकते हैं कि राज्य के उन सभी वीर सैलानियों या उनके परिवारों को भरोसा देने का काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर कर रहे हैं कि राज्य सरकार उनके साथ खड़ी है। अगर कुछ भी ऐसी घटनाएं घटित होती है या कोई भी वीर सपूत देश के लिए निछावर होता है तो उस परिवार की रक्षा का जिम्मा राज्य सरकार का है। उस परिवार में से किसी एक व्यक्ति को नौकरी देने का काम राज्य सरकार की तरफ से किया जा रहा है और उसके लिए बाकायदा सरकार की तरफ से लगातार दिशा निर्देश यहाँ पर अधिकारियों को दिए जाते हैं और अभी तक उस दिशा में कई ये कह सकते हैं कि अनुकरणीय कदम भी सरकार की तरफ से उठाए गए हैं जिसके सकारात्मक परिणाम भी यहाँ पर दिखने लगे हैं। बिल्कुल, ऐसे में अभय, विजय दिवस समारोह का आयोजन हुआ है। इस कार्यक्रम में आज के दिन क्या कुछ खास रहने वाला है? किस तरीके से प्रदेश वासियों को संदेश दिया जाएगा?
जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि आज के दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तो उन सभी शहीद परिवारों को भी भरोसा देने का काम कर रहे हैं, साथ में जो राज्य के जो युवा हैं उन्हें भी प्रेरित कर रहे हैं कि वो भी देश सेवा का जो सपना वो देख रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड वीरों की भूमि कहा जाता है। यहाँ से हर घर से कोई ना कोई देश सेवा में जुटा रहता है। ऐसे में उन सभी युवाओं से भी देश सेवा के लिए प्रेरणा लेने के यहाँ पर कहा जा रहा है। इसके अलावा राज्य सरकार किस प्रकार से उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास के लिए यहाँ पर काम कर रही है, उन सब चीजों को बताने का मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है। खास तौर पर जो वीर सपूतों के लिए जो राज्य सरकार की जो योजना है, वीर परिवारों के लिए जो योजना यहाँ पर लाई गई है सरकार की तरफ से, वो कौन कौन सी योजना उनको बताने का काम सरकार की तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि सरकार अपने स्तर पर बेहतर काम यहाँ पर कर रही है, ताकि सभी वीर सैनिकों जो परिवार हैं वो राज्य सरकार पर भरोसा कर सकें। और आगामी दिनों में कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से कुछ और कल्याणकारी कदम भी यहाँ पर वीर परिवारों के लिए उठाने का काम सरकार की तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है। जो उनको पूर्व में जो सहायता राशि दी राज्य सरकार की तरफ से दी जाती थी, उसको बढ़ाने का काम यहाँ पर कर दिया। जो शहीद के जो परिजन है उनका देखभाल धामी सरकार और प्रदेश की सरकार करती हुई नजर आती है। और आज विजय दिवस समारोह का आयोजन हुआ और इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए और शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए। आप बने रहिए अभय हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। वही देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है, कांग्रेस करेगी राजभवन का घेराव। बैठक कर कांग्रेस ने ये रणनीति बनाई है, भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़क पर उतरेगी कांग्रेस। 18 दिसंबर को रैली निकालकर दर्ज करेगी विरोध। पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता इसमें मौजूद होंगे। निकाय से पहले सरकार को घेरने की तैयारी है। राज्य और केंद्र में भ्रष्टाचार को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। तो कांग्रेस राजभवन का घेराव करेगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय के अंतुरा लगातार बने हुए हैं। अभय, कांग्रेस राजभवन का घेराव क्यों करेगी और ये घेराव कितने बजे किया जाएगा? अभय, तो आपको बता दें कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस विरोध दर्शाती हुई नजर आएगी। अभय, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल अभय, क्योंकि कांग्रेस राजभवन का घेराव करेगी। कितने बजे से ये घेराव कार्यक्रम होगा, साथ ही साथ आखिर कांग्रेस ये घेराव करती हुई क्यों नजर आ रही है? ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड में कांग्रेस निकाय चुनाव से पहले अपना आक्रामक तेवर दिखाने का काम यहाँ पर करने जा रही है। निकाय चुनाव से पहले पार्टी की जो एकजुटता है उसको एक बार फिर दिखाने का प्रयास कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है। आगामी 18 दिसंबर को कांग्रेस की तरफ से राजभवन घेराव का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। बीते रोज ये कह सकते हैं कांग्रेस की जो प्रदेश समन्वय समिति है उसकी एक आम बैठक यहाँ पर हुई थी। बैठक में निकाय चुनाव से पहले एक ऐसे बड़े कार्यक्रम को करने का यहाँ पर निर्णय लिया गया था, जिससे राज्य की जनता को विपक्षी दल कांग्रेस पर भरोसा यहाँ पर हो सके। और जिस प्रकार से इस समय भ्रष्टाचार हो रहे हैं, चाहे सरकार की योजनाओं में हो, चाहे राज्य के भीतर हो या केंद्र के भीतर हो, जिस प्रकार से केंद्र की सत्ताधारी दल इस समय उन भ्रष्टाचारियों को बचाने का काम यहाँ पर कर रही है, भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कार्रवाई सरकार की तरफ से नहीं की जा रही है, तो उसी के खिलाफ कांग्रेस का यहाँ पर राजभवन घेराव का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल की तरफ से कह सकते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के नेतृत्व में इस कार्यक्रम को करने का काम यहाँ पर करेगी और कोशिश करेगी कि राज्यपाल के माध्यम से एक ज्ञापन केंद्र को यहाँ पर भेजने का काम किया जा सके और जो भ्रष्टाचार पर अभी तक अंकुश नहीं लग पाए हैं उस पर अंकुश लगाने का काम सरकार यहाँ पर करे। कांग्रेस की तरफ से कह सकते हैं कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पार्टी के सभी पदाधिकारियों को यहाँ पर निमंत्रण दिया जा चुका है। उनको सभी को इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कहा गया है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग वहां पर मौजूद रहे, उसके लिए भी रणनीति बनाने का काम कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस निकाय चुनाव से पहले अपने आक्रामक तेवर दिखाएगी और राज्य की जनता को बताने का काम करेगी कि विपक्षी दल किसी भी ऐसे भ्रष्टाचार के साथ यहाँ पर खड़ी नहीं है। उस भ्रष्टाचार के खिलाफ विपक्षी दल एकजुट होकर यहाँ पर लड़ाई लड़ने का काम करेगी, ताकि कांग्रेस आम जनता के साथ में खड़ी हो सके और आम जनता का जो भरोसा है उसको जीतने में कामयाब हो सके। जी, यानी 18 दिसंबर को रैली निकालकर विरोध दर्शाती हुई कांग्रेस पार्टी नजर आएगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ ये विरोध दर्शाया जाएगा कांग्रेस की तरफ से। इस रैली में कौन कौन शामिल होगा और इस रैली को लेकर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही है? अभय, देखिए, कांग्रेस की तरफ से इस रैली को निकालने का कार्यक्रम यहाँ पर किया जा रहा है, जिसकी सूचना जिला प्रशासन को पूर्व में ही कांग्रेस की तरफ से दे दी गई है। इसके अलावा रैली में शामिल होने वाले अगर बड़े चेहरों की अगर हम बात करते हैं तो प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा इस रैली में रहेंगे, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इस रैली में यहाँ पर रहेंगे
पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पार्टी के पूर्व जो नेता प्रतिपक्ष हैं, वरिष्ठ विधायक हैं प्रीतम सिंह, वो इस रैली में मौजूद रहेंगे। गणेश गोंदियाल जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, वो इस रैली में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा तमाम जो प्रदेश पदाधिकारी हैं कांग्रेस के, वो इस रैली में मौजूद रहेंगे। साथ ही पार्टी के जो फेडरल संगठन है, चाहे आपका NSUI हो, आपका यूथ कांग्रेस हो, या फिर आपके इंटर सेना हो, या फिर कांग्रेस का सेवा दल हो, वो सभी लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा यहाँ पर रहेंगे। इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर अपनी भागीदारी करेंगे और राजभवन घेराव के लिए यहाँ से कांग्रेस भवन से कुछ करने का काम यहाँ पर करेंगे। 18 दिसंबर को ये कह सकते हैं कि सुबह 11 बजे का ये कार्यक्रम कांग्रेस का है, जब सुबह सभी लोग एकजुट होकर प्रदेश अध्यक्ष किरण मेहरा के नेतृत्व में कांग्रेस भवन से राजभवन जाने का काम यहाँ पर करेंगे। इस दौरान ये कह सकते हैं कि सुरक्षा के कड़े प्रबंध वहाँ पर देखने को मिलेंगे। पुलिस की तरफ से पहले से ही ऐसी रणनीति वहाँ पर बना दी गई है ताकि राजभवन जाने से पहले ही कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी हैं, उन सभी को बैरिकेडिंग लगाकर रोकने का काम वहाँ पर किया जा सके। अगर आक्रामक रुख कांग्रेस के कार्यकर्ता दिखाते हैं तो उसका किस प्रकार से नमन वहाँ पर किया जा सकता है, उसके लिए भी रणनीति बनाने का काम वहाँ पर प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस का साफ कहना है कि अब वो किसी भी तरीके से ऐसे किसी भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम यहाँ पर नहीं करेगी। राज्य सरकारों की पोल खोलने का काम उनकी तरफ से किया जाएगा, केंद्र को ज्ञापन भेजा जाएगा ताकि पार्टियां अपनी आवाज बुलंद करती हुई नजर आएगी अभय, जिसको लेकर प्रशासन की तरफ से भी तमाम तैयारियां कर ली जा चुकी है। सवाल यही है अभय, और बेहद दिलचस्प तस्वीरें हैं कि जिस तरीके से बीजेपी लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है, वहीं भ्रष्टाचार के ही खिलाफ, भ्रष्टाचार को लेकर ही राज्य और केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी विपक्षी पार्टियों के द्वारा। बेहद दिलचस्प है ये। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे राज्य का मुद्दा हो या केंद्र का मुद्दा हो, कांग्रेस आक्रामक रुख यहाँ पर अपनाना चाहती है। जिस प्रकार से चाहे मणिपुर के मामले पर ये कह सकते हैं कि केंद्र सरकार की खामोशी देखने को मिली हो, अडानी मामले में जिस प्रकार से केंद्र की अभी तक की खामोशी यहाँ पर देखने को मिली, और राज्य में भी चाहे वो अंकिता भंडारी हत्याकांड रहा हो या फिर दूसरे ऐसे बड़े लूट प्रकरण यहाँ पर रहे जो कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े करते हैं, या फिर भ्रष्टाचारियों को लेकर जो आरोप सरकारों पर लग रहे हैं उस पर कोई बड़ी कार्रवाई अभी तक ना होना इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस पार्टी जो कह रही है वो अभी तक सरकार उसको सुनने में नाकाम साबित हो रही है। इसीलिए सरकारों को जगाने का काम इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से कांग्रेस यहाँ पर करना चाहती है। इसीलिए कांग्रेस की तरफ से 18 दिसंबर को एक रणनीति यहाँ पर बनाई है राजभवन। बिल्कुल, 18 दिसंबर को रैली निकाली जाएगी। इसका असर सरकार पर क्या होगा और जनता के बीच क्या कुछ संदेश जाएगा, देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया अभय आपका इन तमाम जानकारी। वहीं अब आपको सीधे ले चलते हैं देहरादून, जहां विजय दिवस समारोह में सीएम धामी शामिल हो रहे हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। इन स्कूलों से आकर प्रतिभाग कर रहे हैं और हमारे पत्रकार मित्र और छायाकार बंधु, हमारी आंटी जनरल कौशिक, श्रीमती कौशिक जी और सभी आए हुए अतिथिगण, हमारे पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, मैं आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और आप सभी को विजय दिवस की शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। ये हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है और आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं उन सभी वीर बलिदानियों को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने अपने अदम्य साहस, पराक्रम, वीरता और सर्वोच्च बलिदान से 1971 के युद्ध में न केवल राष्ट्र की एकता, अखंडता और स्वाभिमान की रक्षा की, बल्कि अपने अद्वितीय रणकौशल से उन्होंने दुश्मन को चारों खाने चित कर दिया। उन सबको मैं बार बार नमन करता हूं। भाइयों बहनों, आज का दिन भारतीय सेना के लिए बहुत बड़ा दिन है और हम सब के लिए भी बड़ा दिन है, क्योंकि इसी अद्वितीय त्याग और अटूट समर्पण की उस गौरव गाथा को याद करने का यह दिन है जो हमारे इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो गया है। 1971 में पाकिस्तान के साथ लड़ा गया वो युद्ध स्वतंत्र भारत के इतिहास का एक ऐसा स्वर्णिम अध्याय है जो हमारी सेना के लिए और हर एक भारतीय के लिए गौरव और प्रेरणा का स्रोत है। 1971 के युद्ध में हमारी सेना ने पूरी दुनिया को
ये दिखा दिया कि भारत न केवल अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए, अपनी राष्ट्र की रक्षा के लिए, बल्कि जरूरत पड़ने पर मानवता और न्याय की रक्षा के लिए भी खड़ा हो सकता है। और कहीं भी जाकर हमारी सेना उस होने वाले अन्याय को, उस दमन को रोकने का काम शक्तिशाली तरीके से कर सकती है। इस युद्ध में हमारी तीनों सेनाओं ने जिस प्रकार से अद्वितीय समन्वय और पराक्रम का परिचय दिया, मात्र 13 दिनों में ही पाकिस्तान को घुटने पर टेकने पर मजबूर कर दिया। इस युद्ध में पाकिस्तान के लगभग, अभी सबरवाल साहब बोल रहे थे, 1 लाख सैनिक, लगभग 1 लाख सैनिकों को 16 दिसंबर 1971 को हमारी सेना के समक्ष आत्मसमर्पण किया, जो दुनिया के इतिहास में सबसे बड़े समर्पणों में से एक समर्पण होगा। यह भी हमारे लिए बहुत बड़ी अद्वितीय रूप से हमारी सेना के इतिहास में, हमारे देश के इतिहास में यह भी स्वर्ण अक्षरों से अंकित हो गया। भाइयों बहनों, इस युद्ध में लगभग 3900 भारतीय सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए, जिसमें से देवभूमि उत्तराखंड के, देवभूमि के साथ साथ हमारी ये भूमि वीर भूमि भी है, यहां से भी 255 बहादुर सपूतों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। उस युद्ध में हमारे प्रदेश के 74 सैनिकों को अपने अदम्य साहस और शौर्य के लिए विभिन्न वीरता पदकों से भी सम्मानित किया गया था। ऐसे वीर बलिदानियों की अमर गाथाएं आज भी हमारे युवाओं में शक्ति और प्रेरणा का संचार करती हैं। परंतु आप सभी को, जैसा गणेश जोशी जी ने भी कहा, प्रेमचंद अग्रवाल जी ने भी कहा और हमारे मेजर जनरल सभी सब्रवाल साहब ने कहा, हम सभी जानते हैं कि 2014 से पहले का वो कालखंड भी हमको याद होगा। हम सब स्मरण करेंगे, 10 साल पहले जाएंगे तो हमको हर प्रकार से दिखाई देगा कि सेना के शौर्य को भी राजनीतिक चश्मे से आंकने का प्रयास किया जाता था। और सेना के सामने जब दुश्मन हमला करते थे, उनको उस हमले का जवाब देने के लिए, दुश्मनों से लड़ने के लिए भी आदेश देना पड़ता था। और सेना के जवानों के साथ वहां पर दूसरी तरफ से गोलियां आती रहती थी, हमले होते रहते थे। लेकिन भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद जो सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ 2014 के बाद, उन्होंने कहा कि जब देश की सेनाएं युद्ध करती हैं तो उस समय कोई आदेश की आवश्यकता नहीं है। उस समय उनकी जो बंदूकें होती हैं, उनकी तोपें होती हैं, वो अपना काम करें, उसमें किसी आदेश की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए हमारी सेना का मनोबल बढ़ा और आज हमारी सेना गोलियों का जवाब गोलों से देने का काम करती है, तोपों से देने का काम करती है। चाहे आज कोई घटना हो, हमारे सैनिकों का हौसला बुलंद है। चाहे वो तवांग की घटना हो, चाहे वो गलवान की घटना हो, चाहे कोई भी देश की सीमा हो, हर सीमा पर आज हमारी रक्षा करने वाला सैनिक एक बड़े मनोबल के साथ काम कर रहा है, क्योंकि उनको पता है देश का नेतृत्व, देश के प्रधानमंत्री और पूरा देश उनके साथ है। सेना तब भी बहुत मजबूत थी। हमारी सेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से हमेशा रही है। तो आप सुन रहे थे सीएम पुष्कर सिंह धामी को। खबरों में बढ़ते आगे, उत्तराखंड को साल 2025 के पहले महीने में बड़ी सौगात मिलने जा रही है। राज्य को 28 जनवरी से 14 फरवरी तक 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी का मौका मिलेगा। इस बार राष्ट्रीय खेलों में 36 प्रतियोगिताएं शामिल होंगी, जिसमें योग आसन भी शामिल है। रविवार को देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में राष्ट्रीय खेलों के लिए समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम धामी ने खेलों की जर्सी, मस्कट, लोगो और एंथम का अनावरण किया। समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय राज्य मंत्री रक्षा खडसे, भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा,
और आयोजन से जुड़े अन्य गणमान्य मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी उत्तराखंड के लिए ये पल ऐतिहासिक है। शुभंकर समेत कई लोगों का शुभारंभ किया है। तो साल 2025 के पहले ही महीने में ये सौगात प्रदेशवासियों को मिलेगी। राज्य को 28 जनवरी से फिर 14 फरवरी तक 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी का मौका मिला है। किसी गोद में गली गली प्रगमन की आस में मेजबान आज उत्तराखंड ये आन बान शान ले, शौर्य का प्रमाण ले, एकत्र सर्वश्रेष्ठ है मैदान में। आन बान शान ले, शौर्य का प्रमाण ले, एकत्र सर्व 38वें राष्ट्रीय खेलों का जो सुंदर लोगो लॉन्च किया है वो उत्तराखंड के विविध रंगों को पूरे देश के समक्ष प्रदर्शित करता है। साथ ही आप सबने जो एंथम सुना होगा वो न केवल हमारी एकजुटता को प्रदर्शित करता है बल्कि खिलाड़ियों को, हमारे उदयमान सभी नौजवानों को और अधिक परिश्रम करने के लिए भी प्रेरित करता है, उनको प्रोत्साहन के लिए आगे बढ़ने का आह्वान करता है। इतना ही नहीं, इस बार के राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर मोनाल हमारे प्रदेश की जो विशिष्टता है उस विशिष्टता को प्रदर्शित करने के साथ ही हमारे युवा खिलाड़ियों को बड़े लक्ष्यों को सामने रखकर बेजोड़ मेहनत और परिश्रम करने के लिए भी प्रेरित करता है। रंग बिरंगे पंखों वाला ये लोगो हमारे राज्य का मोनाल पक्षी है। इसी से प्रेरित है जो उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता और विविधता के रंगों को भारत के कोने कोने तक पहुंचाएगा। मैंने अपने राज्यवासियों से यह आह्वान किया है कि यह खेल केवल खिलाड़ियों का नहीं है, यह खेल केवल पदाधिकारियों का नहीं है, यह खेल हमारे राज्य के एक एक जन गण मन का खेल है। इसको हमको घर घर तक पहुंचाना होगा और जो देश के हमारे 10,000 हमारे खिलाड़ी उत्तराखंड पधारेंगे, जिस दिन हमारे राष्ट्रीय खेलों का आगाज होगा, राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन होगा, उनको हम अपने उत्तराखंड पधारने पर उनका स्वागत करेंगे। जैसे हमारे त्योहार होते हैं, महोत्सव होते हैं, उस प्रकार का ये हमारा आयोजन है। जो बहनों, आप सभी को जानकर ये हर्ष होगा कि पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के उद्देश्य से इस बार के राष्ट्रीय खेलों की थीम रखी गई है। ग्रीन गेम्स की थीम पर आयोजित करने का निर्णय किया गया है। इस आयोजन में सौर ऊर्जा का व्यापक प्रयोग किया जाएगा। साथ ही पूरे आयोजन में प्लास्टिक कम से कम उपयोग किया जाएगा। हमें विश्वास है कि यह पहल पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं को मजबूत करने के साथ ही हरित भविष्य की दिशा में हमारे संकल्पों को सुदृढ़ करेगी। फिलहाल इसी के साथ देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।